लोगों में से हूँ जिनके ऊपर इसी एफआईआर में, सेम एफआईआर में जिसमें अजय को गिरफ्तार किया गया है, उसी एफआईआर में एक साल पहले जिनके घरों पे रेड हुई थी, मैं उनमें से एक हूँ। उस पिछले साल एक सनसनी फैली 5 सितंबर को कि उत्तर प्रदेश में ओवरग्राउंड माओइस्ट लोगों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों पे, और भी बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हुए हैं जो कि सारे अखबारों में आए थे, स्लीपिंग सेल, अर्बन नक्सल और बहुत तरह के नाम। तो उनके घर पे रेड हुई और उसमें से एक मेरा घर था। 8 जगहों पे रेड हुई थी, जिसमें एक मेरा घर, एक मेरे 2 घरों पे हुआ एक्चुअली, जहाँ पे मैं रहती हूँ, और पास में मेरे फादर का घर जहाँ पे मेरे भाई और भाभी रहते हैं, मतलब भाई और भाभी के नाम से सर्च वारंट था, मनीष आजाद जिनका नाम है, और उसी शहर में रितेश विद्यार्थी और उनकी वाइफ कृपा शंकर और बिंदा, और बनारस में आकांक्षा आजाद जो बीएसएम की प्रेसिडेंट हैं, उनके कमरे पे, और आजमगढ़ में राजेश नाम का एक लड़का है जो कि खिरियाबाग आंदोलन को 1 साल से ज्यादा समय से लगातार वो लीड कर रहा है, उसके घर पर भी और उसके ससुराल पर भी, दोनों जगहों पे रेड डाली गई, और ये बोल के कि ये लोग माओइस्ट लोग हैं। और उस समय हमें ये एफआईआर नहीं दी गई क्योंकि किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, और एफआईआर लेने की हमने बहुत कोशिश की, पूरे साल हमने कोशिश की, और हमने थक कर एफआईआर जब हमें नहीं मिला तो हमने गिव अप कर दिया कि ठीक है, जब किसी को हम में से अरेस्ट करेंगे तो एफआईआर भी मिल जाएगा। हमें तब नहीं पता था कि ये दायरा इतना बड़ा है कि हरियाणा, पंजाब और पूरा एनसीआर, दिल्ली सब उसमें शामिल है। और इत्तेफाक से इस साल जब सेम केस में जब रेड हुई, फिर से इलाहाबाद में इनकलाबी छात्र मोर्चा का एक लड़का देवेंद्र आजाद, और पंजाब में 2-3 जगहों पे जब ये रेड हो रही थी, तब अचानक से सोशल मीडिया पे हमें एफआईआर दिख गई, और तब हमने देखा कि ये क्या स्टोरी है। और मुझे तुरंत अरुंधति राय की ये बात याद आई कि जिसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छे स्टोरी राइटर पुलिस वाले ही हैं, एनआईए वाले ही हैं, जो कि सचिन ने जैसा कहा कि वो लोग आरएसएस का ओवरग्राउंड वर्कर हैं, तो सबसे अच्छी स्टोरी वही लोग लिख रहे हैं, अच्छी कोट्स में वो स्टोरी लिख रहे हैं। एक स्टोरी उन्होंने पहले भीमा कोरेगांव की लिखी, और दूसरा स्टोरी जिसको हम लोग लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस कह रहे हैं, वो लिखी जा रही है, और उसका उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं, और कितना ज्यादा वायलेशन किया है उसमें वो भी हम देख रहे हैं। 2-3 फैक्ट मैं इसमें और बताना चाहती हूँ कि उस जो एफआईआर अभी हमें मिली, हम सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, सीआरपीसी का 160 मतलब विटनेस का नोटिस देकर। सिर्फ मनीष आजाद को और रितेश विद्यार्थी को 41 का नोटिस दिया गया था, 41A का, मतलब वो एक्यूज के तौर पे उनको नोटिस दिया गया था, अरेस्ट उनको भी नहीं किया गया था। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मनीष आजाद ठीक ऐसे ही मामले में कि ये माओइस्ट लोगों के ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, स्लीपिंग सेल वगैरह वगैरह उनके सदस्य हैं, इसी नाम पे उनको पहले भी 2019 में अरेस्ट किया जा चुका है, सेम स्टोरी, और वो सेम स्टोरी में वो बेल आउट हो चुके हैं और अपने घर पे रह रहे हैं, और उसके बाद सेम स्टोरी बना के उनके यहाँ फिर से रेड डाली गई। तो ये तो मतलब लॉ का भी वायलेशन है, जैसा आरती ने बताया कि बहुत सारे वायलेशंस जो उन्होंने किए हैं, कि सेम एक्ट में किसी भी इंसान को 2 बार अक्यूज नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये वायलेशन वो इस केस में कर रहे हैं। वैसा ही केस पहले जो अभी चल रहा है, भले ही वो लोग बेल आउट हैं, उसमें हर बार पेशी लग रही है, हर बार उनको जाना पड़ रहा है, और वैसा ही स्टोरी इस बार भी, ये वाला स्टोरी उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है कि इतना बड़ा एरिया है जिसमें ये लोग घूम फिर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे ये मेंटल हरासमेंट का एक तरीका है। सबको बुलाया उन्होंने, पूछताछ की, पूछताछ में मैं आपको मतलब पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो भी सवाल उन्होंने किए वो सवाल सारे ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे, और किसी भी लोकतंत्र में जो भी किसी भी इंसान को वो करने की आजादी है, उसी से रिलेटेड सारे सवाल थे, तो उससे उनका इंटेंशन समझ में आता है। मैं अपने संदर्भ में 1-2 बात बता सकती हूँ केवल। जैसे मैं पत्रिका निकालती हूँ, उस पत्रिका में उस अंक में, एक अंक में था नूह हिंसा एक सरकारी साजिश,
ये एक लेख का विषय था, नूह में जो हुआ था, नूह हिंसा सरकारी साजिश। अब वो इस पे अड़ गए कि इसमें सरकारी साजिश क्या है, आप बताइए। तो ये एक उनका पूछताछ का था। एक आर्टिकल उसमें था जिसमें कि जो बूढ़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में था कि बूढ़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशांत बोस का भी नाम था और एक केरल के गोविंदन करके, हाँ, जो पिछले साल जो 93 इयर्स के हैं, उन पे लेख था। तो वो इस पे अड़े हुए थे कि इनको रिहा करने के को लेके लेख क्यों दिया गया। तो इस तरह के सवाल मैं इसलिए बता रही हूं कि इस तरह के सवाल ये बताते हैं कि वो चाहते क्या हैं, और मैं इसलिए ये बात बता रही हूं कि उनका इंटेंशन साफ हो जाए, और इसलिए भी बता रही हूं कि उनको जो ये जो बात फैलाते हैं कि हमने इनको इसलिए अरेस्ट किया, हमने उनके घर पे इसलिए रेड डाली क्योंकि वो माओइस्ट हैं, उसके बाद सारी चीजें शांत हो जाती हैं, अखबार वही लिखने लगते हैं। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से, मित्रों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप एक स्टोरी ऐसी बनाइए जिसमें आप लिखिए कि जिन पे भी ये आरोप है आप न्यूट्रल होके लिखिए, लेकिन वो लोग करते क्या है और बोलते क्या है, बस इतना लिख दीजिए तो सारी चीजें उजागर हो जाएंगी। जितने भी लोगों को आज तक एनआईए वालों ने रेड डाली है, जितने लोगों को अरेस्ट किया है, वो क्या काम करते हैं और वो क्या बोलते और लिखते और पढ़ते हैं। और उसके बाद आप जो है ये बात पूछिए उनसे कि अगर वो जो भी है, लेकिन एक इंटरनेशनल सेमिनार में टर्की की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने ये बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छे से कहा था कि जिसपे भी स्टेट का इस तरह का हमला होता है उसके साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस पे अटैक इसलिए नहीं हो रहा है कि वो यहां से जुड़ा है, उस पे अटैक हो इसलिए रहा है कि वो जो बोल रहा है उसके लिए हो रहा है। तो जो वो बोल रहा है आप उसके साथ है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार साथियों को और जो इससे अभी तक नहीं अफेक्टेड है, आगे आने वाले समय में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो नहीं अफेक्टेड है, वो इस नजरिए से सोचना अब बहुत जरूरी हो गया है। उनको इस नजरिए से सोचना पड़ेगा और उनको ये सोचना चाहिए। तो मैं ये अपील आप लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहती हूँ। एक फैक्ट जो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे वो मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं। इसी केस में एक जिनका नामजद है जो रितेश विद्यार्थी, वो इस केस में लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें उनसे 2-3 बार पूछताछ हो गई है और अभी कुछ दिन पहले उनके पास पटना एनआईए से दूसरे किसी केस में एक नोटिस आया है। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि एनआईए एक है, ब्रह्म एक है की तरह एनआईए एक है पूरे देश में, लेकिन नोटिस वो कहीं से भी भेज सकता है। तो एक नोटिस लखनऊ से गई, एक नोटिस पटना से आई, और अभी आगे और सुनिए कि जब वो पटना पे गए तो एनआईए ऑफिस में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो उनसे पूछताछ करने के लिए उस दिन नियुक्त किया गया था। या तो ये मेंटल हरासमेंट का तरीका था और या फिर अनजाने में, जैसा भी, लेकिन कोई नहीं था। वो यहां से गया, पूरी मेंटल तैयारी के साथ गया। ये कितना हरासमेंट का काम है, आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हम जा रहे हैं, पैसा खर्च किया उसने, वहां गए। फिर उनके अधिकारी ने उनसे जिनको पूछताछ करनी थी उनको फिर फोन मिलाया, तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो भूल गए थे, आज तो हम भभुआ में हैं, अच्छा ऐसा करिए कि आप भभुआ आ जाइए। तो उसने अपने वकील से सलाह मशवरा किया कि क्या करूं, तो वकील ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। तो अब होगा क्या, इसके आगे यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है। पटना एनआईए से फिर नोटिस आएगी कि अभी आपसे पूछताछ हुई नहीं है, हम आपको फिर बुलाना चाहते हैं, और उनको फिर जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, तो उनको जाना ही पड़ेगा। इस तरह का ये मेंटल हरासमेंट करने का ये जो कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई है, ये एक्टिविस्ट लोगों को अरेस्ट करने के लिए गढ़ी गई है। ये जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है उनके मेंटल हरासमेंट के लिए की गई है, उनको चुप बिठाने के लिए की गई है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक ही तरीका है। हम जो बोलते थे वो बोलते थे, उसके कारण से हमारे ऊपर एनआईए रेड हो रही है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके पास 1000 तरीके हैं, हमारे पास एक तरीका है। हम विरोध करते हैं, हम मुखालफत करते हैं, हम आवाज उठाते हैं। उनके पास कई तरीके हैं, वो रेड डालते हैं, वो अरेस्ट करते हैं, वो इनकाउंटर करते हैं,
वो बहुत तरीके से हमें बदनाम करते हैं। उनके पास पूरी सत्ता है, इसलिए उनके पास तरीके भी अनेक हैं। तो जब वो ये सारे काम करते हैं तो हमको क्योंकि एक ही काम आता है, हम अगेन फिर से बोलते हैं और हम ये काम बार बार जो हमको आता है और मजबूती के साथ आता है, ये हम करते रहेंगे। लेकिन इसमें ये काम मजबूती के साथ हम तभी कर सकते हैं जबकि आप सारे लोग और प्रेस के लोग भी हमारा वर्जन छापें, हमारे साथ भी खड़े हों। थैंक यू।